तो देखो प्लांट में तो क्या होता है कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में, समझिएगा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तो वैक्यूल्स जो होती है प्लांट में, वो स्टार्टिंग में इतनी बड़ी वैक्यूल नहीं होती, तो स्टार्टिंग में स्मॉल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है, वो छोटी छोटी वैक्यूल्स आपस में मर्ज करके एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो लार्ज वैक्यूल होती है इसको हम लोग सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, है ना। तो स्टार्ट में स्मॉल वैक्यूल्स होती है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे कभी भी, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होता है ना। तो उनमें क्या होता है कि वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, ऑलमोस्ट ना के बराबर वैक्यूल्स होती, दे आर वेरी नेग्लिजिबल, है ना, वैक्यूल नहीं होती। धीरे धीरे क्या होता है, जब सेल डिफरेंशिएट होती है तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और वैक्यूल्स का जो साइज होता है और शेप होता है वो बढ़ता जाता है, राइट। और एक मैच्योर प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो बहुत लार्ज होती है ना। अब इतनी लार्ज होती है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वैक्यूल जब लार्ज हो जाती है तो ये क्या करती है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसको पेरिफेरल बना देती है, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को साइड में किनारे की तरफ उसको धक्का देकर के पहुंचा देती है, राइट। अब सॉरी, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस हमेशा जो होता है वो पेरिफेरल होता है, मतलब कि साइड में होता है, किनारे पे होता है। मैच्योर प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी पेरिफेरल होता है। अब वैक्यूल का आते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है, देखो वैक्यूल का यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन है किसी भी तरह से वाटर और मिनरल को यहाँ पे स्टोर करने का काम कर रहा है। तो पहला तो काम हो गया वाटर प्लस मिनरल। कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जो प्लांट में कलर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंथोसाइनिन या पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो मिनरल और वाटर के साथ में दे ऑल्सो स्टोर कलर। कलर तो नॉर्मल लैंग्वेज में हमने इसको बोल दिया, कलर मीन्स कलर्स ऑफ फ्लावर, राइट, कलर्स ऑफ फ्लावर या फ्रूट के जो कलर होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स के जो कलर होते हैं वो यही वैक्यूल में सेल के अंदर स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एंथोसाइनिन, कई बार डायरेक्टली मैंने देखा कि क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है ना, इसका या कोई भी जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट का स्टोरेज कहाँ होता है, एंथोसाइनिन कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो वैक्यूल में स्टोर होता है। एक और खास बात हमने देखा कि जैसे जितनी सारी मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, या हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्लांट के जो ऑर्गेनेली है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको भी हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मेम्ब्रेन ही बोलोगे आप। तो जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके बाहर जो भी लेयर है उसको आप मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उस मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रफली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैच करता है। थोड़ा बड़ा डिफरेंट डेविएशन होता है, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैच करता है। यहाँ पर भी इसकी भी जो मेम्ब्रेन है, इसका भी जो आउटर स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैच तो जरूर करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी, ये भी बायो मेम्ब्रेन है, इसका नाम अलग है। ये कई बार पूछ जाता है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये बता सकता है? इसकी मेम्ब्रेन को, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन, है ना। यूनिसेलुलर एनिमल्स में बनती और बिगड़ती रहती है, राइट। तो चलिए नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे वैक्यूल्स। Vacuoles. Vacuoles are believed to be vacuoles are believed to be formed by endoplasmic reticulum. Vacuoles are believed to be formed by endoplasmic reticulum. Next point. The vacuole may be of four type. कितने तरह की वैक्यूल हो सकती है? चार तरह की वैक्यूल हो सकती है। कौन कौन? सैप वैक्यूल, ये जो आप देख रहे हैं ये यही है, सैप वैक्यूल, प्लांट में जो पाई जाती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कौन बताएगा कहां पाई जाती है, पढ़ा है क्या हमने? साची, मेराज बताओ भाई, पढ़ा है क्या हमने? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां पर पाई जाती है? फूड वैक्यूल। अरे किधर पाई जाती है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। और एयर वैक्यूल, तुम लोग भूल जाते हो, ये बहुत गलत बात है। देखो मैंने आपको बताया था, पैरामीशियम पढ़ाया था, यूग्लिना पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद आया? एक्सक्रीशन
रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट वाटर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है। अमीबा पैरामीशियम, भूल गया आप। सैप वैक्यूल प्लांट में पाए जाते हैं। क्या करते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। फूड वैक्यूल याद आया, हमने अमीबा में पढ़ा था कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, याद आया, और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, यूग्लिना में भी। एयर वैक्यूल मैंने आपको बताया था कि जैसे लेमिनेरिया हो गया या ब्राउन एल्गी जो होते हैं, उनमें गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल पाए जाते हैं, वो उनको बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। यही रीजन है कि मैक्रोसिस्टिस 100 मीटर होने के बाद भी वो, उसमें कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं पाया जाता, इसके बाद भी वो अपने आप को खड़ा रखते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है? नोट करिए, चलिए चारों वैक्यूल नोट किए। सैप वैक्यूल्स का पॉइंट्स के फॉर्म में नीचे नोट कर लो। सैप वैक्यूल्स are found in plant, full stop, remains filled with fluid, remains filled with fluid, next point, sap vacuole contain water, salt, protein, pigments. Next point, contractile vacuoles occur in protista and algae. Full stop. They takes part in excretion. Next point, food vacuole are found in protozoa. Food vacuoles found in protozoa and lower animals. They help in digestion. Next, air vacuole and gas vacuoles, air vacuoles or gas vacuoles are found in prokaryotes. Full stop. They provide buoyancy. And So found in prokaryotes. They provide buoyancy. And protect them against harmful radiation. क्लियर है भाई सबको? स्क्रीनशॉट ले लिया वैक्यूल का? ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझा देता हूँ, फिर आपको लिखवाता हूँ, ठीक है? देखिए, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का ऑर्गेनेली होता है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स होते हैं वो सेल के फंक्शनलिटी पे डिपेंड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में तो फिक्स हो सकते हैं, बट हर सेल में फिक्स नहीं होते। अगर सेल की फंक्शनलिटी कम है, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं टेक्निकली आपसे कहूं, तो अगर हमारी सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो, और अगर हमारी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम। दैट इज द ओनली दैट इज द ओनली थिंग कि आप यही कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी जो मसल्स होती है, हैंड्स की मसल हो गई है ना, लेग्स की मसल हो गई, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। कार्डियक मसल्स हमारी हो गई, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगी। हमारी स्किन की सेल्स में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। तो जहां जितनी एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे खास बात कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे आप देखेंगे, ये एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के बनी हुई है सेम चीज से, है ना। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन था तो बाई लेयर ऑफ लिपिड और उससे बनी हुई, किससे बनी हुई, प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ, तो ये तो इनका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अंदर जो ब्लू कलर का भरा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको, ये जेल जैसा सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस स्पेस की क्या यूटिलिटी है यहाँ पे, है ना, ये बात हमको ज्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट को जो हम कवर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो लीक होते हैं जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन। एक और खास बात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, और इस डीएनए की खास बात क्या होती है, ये सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है। दिस इज सिंगल एंड सर्कुलर, राइट। सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है। और सिंगल सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है, लोग बोलते ही नहीं। इट रिजेंबल विथ, कुछ नहीं पड़ा, रिजेंबल विथ बैक्टीरिया। याद आया, बैक्टीरिया में कैसा Yes. डीएनए था, सिंगल सर्कुलर ही तो था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, अगर पूछा जाए किससे रिजेंबल करता है तो आपका आंसर होगा कि बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। अब नई माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस है। क्यों भाई, सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस इसलिए है क्योंकि खुद से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये डीएनए के कमांड पे डिवाइड नहीं करता, ये खुद ही डिवाइड कर सकता है। बिकॉज तो नए माइटोकॉन्ड्रिया किससे बनते हैं, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से। सो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ऐसे नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। अब चलो थोड़ी सी इस क्रिस्टी को मैं और बढ़ा के आपको दिखाना चाहता हूं, है ना। तो देखिए भाई, हमने अभी डिस्कस किया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हमने कहा कि क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी की इंटरनल सरफेस में इस तरह के पार्टिकल लगे होते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से लॉलीपॉप टाइप के पार्टिकल लगे। ये जो लॉलीपॉप टाइप के पार्टिकल लगे हुए हैं, इन्हें कहा क्या जाता है, इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, राइट। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीसोम्स को, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं, F1 पार्टिकल। करते क्या है, यही वो साइट है जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस ऑक्सीजोम के ऊपर या F1 पार्टिकल के ऊपर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पता है ना सबको, Yes, एटीपी, sir. है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, Adenosine triphosphate. वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी, है ना। तो इसी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी जब टूटता है, जब ब्रेक होता है, तब हमको एनर्जी मिलती है। कैसे, देखो बताते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
है ना, ये ब्रेक होता है किसमें, एडीपी में, ठीक है, और एडीपी और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, है ना, तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, दोबारा फिर से ये जो एडीपी है ना, इस एडीपी में एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसको पीआई बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फिर से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और जब एटीपी से एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में, तो हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने की। क्लियर है भाई सबको, एटीपी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और डायग्राम जरूर से जरूर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके स्कूल में अगर अभी तक नहीं पूछा गया चैप्टर, तो आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा। महराज समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया वर first observed by mitochondria were first observed by Kolliker. Full stop. सी बेंडा, एक और साइंटिस्ट था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सी बेंडा given the current name mitochondria. सी बेंडा given the current name mitochondria. Next point. They are absent in prokaryote, और अंडरलाइन करेंगे अगला टर्म, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड एनारोबिक यूकैरियोट। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड एनारोबिक यूकैरियोट। नेक्स्ट पॉइंट, द मोर एक्टिव सेल will have more mitochondria. The more active cell will have more mitochondria, and less active cell will have less mitochondria. So please repeat. The more active cell will have more mitochondria, and the less active cell will have lesser mitochondria. Next point, outer membrane is more permeable. आउटर मेम्ब्रेन, अब इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन में फर्क है। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही मेटाबोलाइट्स के लिए परमेबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल while inner membrane is permeable to few metabolite. Outer membrane is more permeable while inner membrane is permeable to few metabolite. Next point, inner membrane have finger-like projections. Inner membrane have finger-like projection called cristae. Inner membrane have finger-like projection called cristae. Full stop. The cristae bear elementary particle. Cristae bear elementary particle
called ऑक्सीजोम्स। अब देखो ये जो ऑक्सीजोम होते हैं ये ऐसे बने होते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्लब शेप स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं एफ डॉट या F0 बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को F1 पार्ट भी बोलते हैं। नोट करो ऑक्सीजोम्स। The crystal behaves as the best. हिस्ट्री इज अ ट्यूब, नहीं बिहेव नहीं है, मैंने बोला कि इनर मेम्ब्रेन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी, फुल स्टॉप। क्रिस्टी बियर, क्रिस्टी बियर ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स क्रिस्टी बियर एलिमेंट्री पार्टिकल, सॉरी क्रिस्टी बियर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीजोम्स, full stop. Oxysomes are made up of F0 and F1 particles. Oxysomes are made up of F0 and F1 particle. Full stop. ये इसी में साथ में लिखेंगे। These oxysomes function as these oxysomes function as ATPase enzyme. These oxysomes function as ATPase enzyme, and this is the site of ATP production, and this is the site of ATP production. Next point. ATP is called energy currency. ATP is called energy currency. Next point. The inner chamber contain a semi-fluid matrix. Inner fluid contain a semi-fluid matrix. It also contain RNA and DNA. RNA and DNA along with ribosomes. Next point. The DNA is circular and resembles with DNA is circular and resembles with bacteria. Full stop. Next point. DNA makes mitochondria. स्टार बना के लिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए। DNA makes mitochondria semi-autonomous. Full stop. New mitochondria arise from pre-existing mitochondria. New mitochondria arise from pre-existing mitochondria by the process of binary fission. एक आखिरी पॉइंट लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाना अगेन, ये भी एक्सक्लूसिवली नीड के लिए है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया may store and release calcium when it is required. Mitochondria
may store and release calcium when it is required. बताओ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बताओ, कोई क्वेरी पूछिए। सूरत, हिबा, महराज, साची, clear to all of you? Yes, sir. सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Mitochondria may store and release calcium. Mitochondria may store and release calcium when it is required. ठीक भाई? हिबा समझ आया? यस महराज क्या बात है, तुम बोल रहे हो आज? अच्छा, आवाज स्लो आ रही, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना? होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आप हेडिंग डाली प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स थोड़ा थोड़ा तीनों प्लास्टिड्स, चलो अब देखो प्लास्टिड, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लास्टिड होते क्या है, उसके बाद फिर अपन समझेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, है ना? बाकी सब प्लास्टिड तो एक ही जैसे ही होते हैं। देखिए एक सेकंड, देखो प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड तो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। प्लास्टिड्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, फंक्शनली प्लास्टिड एक ही जैसे है ना, लेकिन सॉरी, ओरिजिन प्लास्टिड्स का एक ही जैसा होता है, फिजिकली प्लास्टिड एक ही जैसे होते हैं, है ना? तो लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, फंक्शनली वो डिफरेंट होते हैं, राइट? और फिजिकली वो देखने में सब प्लास्टिड एक ही जैसे दिखाई देते हैं। देखो तीनों प्लास्टिड का मैं कोशिश करता हूँ आपको तीनों का डायग्राम दिखाई दिया जाए। चलो इतने सारे प्लास्टिड आपको दिखा देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना, फिर मैं दिखा देता हूँ। बता सकते हो कितने टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट में? एनीवन ऑफ यू? 3. पक्का? अब जो भी बता देगा उसको पूरा प्राइस दूंगा आज में, तुरंत पेटीएम कर देगा अपन इधर से। बताओ भाई कौन बताएगा, सोच लो, उसको प्राइस मिलेगा, तुरंत पेटीएम करूंगा, मतलब क्लास खत्म होने से पहले। देख लो कौन बता सकता है। साची बता सकते हो? सर नेम करना है ल्यूकोप्लास्ट और उसको। 12th वाले बच्चों को नहीं बताओ, मतलब कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ये इसका क्वेश्चन का आंसर। 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, अच्छा ठीक। आप क्लास के बाद ऐसा करना, ये जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं ना, जो 12th पास कर चुके हैं, उनसे ही पूछना, बता नहीं पाएंगे, गारंटी में 99.9% नहीं बता पाएंगे, 0.1% बच्चे होंगे। देखो कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये बताने के पीछे पर्पस ये है कि मैं तो 3 ही समझा के निकल सकता था, है ना, लेकिन आई वांट यू टू लुक एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ये ल्यूको कई बार पूछा गया, एमाइलो, इलाइयो, है ना? ये तीनों प्लास्टिड आप देखना नीट में कितनी बार पूछे, कितनी बार, ठीक है? और ये आपको इन डिटेल मिल सकता है सिर्फ इसमें आप कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, उसमें आपको मिलेगा। मैं आपको यही देखो, जितने भी प्लास्टिड बनते हैं सब एक सिमिलर स्ट्रक्चर से बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोप्लास्ट। तो जब सेल डेवलप हो रही होती है, मतलब मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड हो रही होती है, तो उसमें सिर्फ आप देखोगे प्रोप्लास्टिड। फिर सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, अगर सेल फोटोसिंथेसिस करने वाली है, उसका डिसाइड हुआ कि वो फोटोसिंथेसिस ही करेगी, मेसोफिल सेल बनेगी, तो उसको भाई दे दिया गया कि चलो आप क्लोरोप्लास्ट बना, है ना? तो सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फंक्शन क्या है, उस हिसाब से उसमें क्या होगा कि प्लास्टिड, राइट, उस हिसाब से प्लास्टिड डेवलप। अब देखो, अगर समझते बारह सेल फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। अगर सेल को
फ्लावर या फ्रूट को कलर देना है तो क्या बन जाएगा? क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा, है ना? तो इसमें पिगमेंट बन जाएंगे। पिगमेंट मतलब ग्रीन को छोड़ करके बाकी जितने भी कलर है उन सबको हम पिगमेंट ही, इनफैक्ट ग्रीन भी पिगमेंट ही है ना? तो पिगमेंट किसी भी तरह की नेचुरल डाई को आप पिगमेंट कहते हैं। मेरी बात को गौर से समझिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा पूछना, ठीक है? बट ध्यान से, आई वांट योर 100% फोकस ओवर हियर, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। तो अगर वो फ्लावर को कलर देने वाला है, फ्रूट को कलर देने वाला है ना? तो वहां पे आपको पिगमेंट मिल जाए, ठीक है? अब देखो इलाइयोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है? देखो क्रिस्टलाइन प्रोलैमिनर बॉडीज, दे आर प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली क्या होता है, यही इलाइयोप्लास्ट, सॉरी जो इटियोप्लास्ट होते हैं, इटियोप्लास्ट ये रिजर्व बॉडी की तरह होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोफिल। चलो मैं बताता हूँ कैसे। पोटैटो होता है ना, आलू ट्यूबर, वो जमीन के अंदर होता है। तो जब तक वो जमीन के अंदर है तब तक तो वो ग्रीन नहीं होगा। अगर उसका कोई भी पार्ट एक्सपोज हो जाए सनलाइट पे तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली उसमें इटियोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इटियोप्लास्ट एक तरह से क्या है, दे आर रिजर्व बॉडी और एक क्लोरोफिल में डेवलप कर लेती है और क्लोरोफिल डेवलप करके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रोटीन स्टोर मतलब एमिनो एसिड स्टोर करने का काम, ठीक है? एमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है, स्टार्च या शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने का। इलाइयोप्लास्ट ये लिपिड या फैट स्टोर करने का। प्रोटियोप्लास्ट है ना, ये एंजाइम या प्रोटीन स्टोर करने का, ठीक है? तो बेसिकली आपके लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 11th तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्लास्टिड 3 तरह के। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मैं पूरी बात क्लियर करता हूँ। प्लास्टिड 3 तरह के। पहला प्लास्टिड तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। दूसरा, जो कलर्ड लीव्स है ना, फ्लावर और इसको फ्रूट्स को रंग कलर देने का काम करते हैं, तो हमने कहा वो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? अब क्रोमोप्लास्ट के बाद हमने कहा कि अगर कोई स्टोरेज का काम करे और ये कलरलेस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में अब आप ये कह सकते हो कि देखो ल्यूकोप्लास्ट में जो भी ल्यूकोप्लास्ट है ना शुगर स्टोर करे वो है माइलोप्लास्ट, ठीक है? ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड स्टोर करे वो इलाइयोप्लास्ट, ठीक है? ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करे उसको हम प्रोटियोप्लास्ट कह सकते हैं, ठीक है? और भाई साहब जो प्रिकर्सर की तरह काम करे उसे हम इटियोप्लास्ट। क्या समझ में आ गया? क्या क्लियर है सबको? क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था और सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फैट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कार्बोहाइड्रेट, सब पूछे हुए क्वेश्चन। बोलो क्लियर है भाई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ आ गया सबको? बोलो भाई, कोई बोलता ही नहीं, हाँ ना? समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ बताते रहो भाई, हाँ या ना? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसको आप नोट कीजिएगा, 100% इसको नोट ही कीजिएगा, नोट करो। द टर्म प्लास्टिड वॉज introduced by term plastid was introduced by Ernest Haeckel. The term plastid was introduced by term Haeckel. Again, plastids are also, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थी, plastids are also semi autonomous organelle. Plastids are also semi autonomous organelle as they bear. Plastids are also semi-autonomous organelle as they bear DNA. Next point.
Plastids develop from colorless precursor. Plastid develop from colorless precursor. Proplastid or etioplast. Proplastid or etioplast. अब आपको स्कूल में Sir, could you please repeat this point? हाँ जी बिल्कुल. Plastids develop from proplastids or etioplast. Next point. Majorly there are three main type. There are three main type of plastids. First, leucoplast. अब ल्यूकोप्लास्ट एक सब हेडिंग डालेंगे, है ना, और ल्यूकोप्लास्ट में लिखिए जनरली दे आर नॉन ग्रीन. ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया होगा, है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा. जनरली दे आर नॉन ग्रीन. दे डू नॉट कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. दे डू नॉट कंटेन ग्रेना. And photosynthetic pigment. They do not contain grana and photosynthetic pigment. Next point. Their main function is storage of food. Their main function is storage of food like fat, protein, lipid or enzyme. Fat, protein, lipid और एंजाइम. ठीक है. अब एक चीज और आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा. ये जो प्रोटियोप्लास्ट है इन्हीं को एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है. कई बार ये भी ऑप्शन में होता है, एल्यूरोप्लास्ट. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया. अब ये तो आपने ऑलरेडी, आपको पता ही है कि क्या मतलब इलायोप्लास्ट क्या करता है ना, एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है. ठीक है. ये आपको याद रखना पड़ेगा वरना ये क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा. ये नीट पे फिर से पूछा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूछ लेगा तो नहीं आएंगे. दे कैन बी, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं. नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट. अगली सब हेडिंग है बी. तो ए सब हेडिंग हमने डाली ल्यूकोप्लास्ट, अगली सब हेडिंग है बी, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट are the plastid with yellow or reddish pigment. Because of the presence of carotenoid pigment. Next point.
Chromoplast are mainly meant for providing color to flower and fruit. अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो प्लांट सेल में जो फैट का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है वो क्रोमोप्लास्ट में होता है। क्रोमोप्लास्ट आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब पहले मैं क्लोरोप्लास्ट आपको डिटेल में समझा देता हूं, है ना, फिर उसके बाद दोबारा मैं लिखाता हूं। तो आप इसको, ये जो आपने चार्ट देखा हुआ, आप इसको नोट कर लेंगे क्लास के बाद। अब समझिए, मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का पहले स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाता हूं और समझा देता हूं, फिर हम लोग देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, आउटर, इनर, और ये जो तीसरे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये थर्ड मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, है ना। तो ग्रेनम तो हो गया सिंगुलर, और बहुत सारे को ग्रेना बोलेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखा होता है ग्रेना, तो ग्रेना मतलब प्लूरल, ये सब ढेर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना इज प्लूरल टर्म, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक सिक्का है, एक क्वाइन है ना, इस सिंगल क्वाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, इस पूरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। ये जो सिंगल क्वाइन है, इस सिंगल क्वाइन को भाई साहब हम लोग बोल रहे हैं क्या, थैलाक्वाइट, है ना। तो मैंने कहा कि हम इस सिंगल क्वाइन को क्या बोल रहे हैं, थैलाक्वाइट। अब ये जो थैलाक्वाइट है ना, ये थैलाक्वाइट भी सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। आप देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में, दिस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन ना। गौर से समझिए, ये थैलाक्वाइट जो मेम्ब्रेन है, इस थैलाक्वाइट मेम्ब्रेन में इस तरह के पार्टिकल मौजूद है ना। ये जो पार्टिकल मौजूद है, इन्हीं पार्टिकल को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या है, क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल किस एलिमेंट का कंपाउंड, कोई बता सकता है क्लोरोफिल किस एलिमेंट का कंपाउंड है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंपाउंड, क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंपाउंड है। और ये कैसे काम करता है, इट इज अ कैटलिस्ट, लाइट को ट्रैप करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड दिस इज द एक्चुअली पिगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगली चीज जो रह रही है यहाँ पे, अगेन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, इसमें खुद का, इसका क्या पाया जाता है, खुद का यहाँ पे इसका डीएनए होता है ना। तो यहाँ पे इनका खुद का अपना डीएनए है, और ये जो डीएनए होता है, दिस इज सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये फिर से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसको भी सेमी ऑटोनोमस बना देता है ना। और सेमी ऑटोनोमस की वजह से खुद में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये मटेरियल भरा हुआ है, इस मटेरियल को अपन स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, और यहाँ पे ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है ना। तो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो ग्रेना होते हैं, ग्रेना या थैलाक्वाइट जो है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होती है, एक लाइट रिएक्शन, जिस रिएक्शन के होने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है, बिना लाइट के रिएक्शन नहीं हो सकती। दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि लाइट प्रेजेंट में नहीं होगी, मतलब इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। तो रिएक्शन दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है, लेकिन लाइट रिएक्शन हमेशा दिन में होती है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेक होता है, और वाटर के ब्रेक होने से क्या बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वाटर के ब्रेक होने से, और प्लस हाइड्रोजन आयन निकलता है, राइट। अभी तब तक के लिए सिर्फ इतना आप समझ लीजिए।
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आप इसको नोट करवा देता हूं जो मैंने आपको समझाया। चलिए नोट करिए। क्लोरोप्लास्ट possess photosynthetic pigment chlorophyll. Chloroplast possess photosynthetic pigment chlorophyll. Full stop. Next point. क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, स्टार बना के लिखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन है मेडिकल का। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी अदर देन ग्रीन आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। पूछा जाता है क्रोमेटोफोर्स क्या होता है? क्रोमेटोफोर। Chloroplast of algae other than green are called chromatophores. Full stop. मतलब रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, उनके लिए क्लोरोप्लास्ट टर्म नहीं यूज कर सकते, और ग्रीन एल्गी के लिए हम क्लोरोप्लास्ट टर्म यूज करते हैं। मेरी बात, ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट, अगला पॉइंट भी स्टार बना के लिखेंगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल ऑफ एल्गी, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट per cell of algae is fixed for a species. मतलब स्पाइरोगाइरा में, जो स्पाइरोगाइरा की स्पीसीज है, उसमें एक सेल में जितने क्लोरोप्लास्ट पाएंगे सब में उतने ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कभी वेरी नहीं कर सकते, ये मतलब। तो एल्गी में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल फिक्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में बाकी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, बाकी इसमें कब शिप पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, तो मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, the chloroplast is double membrane structure. Chloroplast is double membrane structure. It contains the ground substance. It contains the ground substance, stroma or matrix, where it contains It can ground substance, stroma or matrix, where dark reaction goes on. Next point, it contains single circular DNA. It contains single circular DNA like mitochondria. Next point, there are photosynthetic structure called thylakoids. There are photosynthetic structure called thylakoids. Full stop. Thylakoids are stocked at a place. Thylakoids are stocked at a place and form grana.
Thylakoids are stalked at a place and form grana. Full stop. A chloroplast, which is very important, a chloroplast may contain 40 to 60 ग्रेना. एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना हो सकते हैं इस तरह के. तो ये 40 to 60 इस तरह के पाइल्स हो सकते हैं ना, ये पाइल अप. A chloroplast may contain 40 to 60 grana. Full stop. A grana may contain 2 to 100 thylakoid. A grana may contain 2 to 100 thylakoid. Next point. अब थैलाकोइड के नंबर पूछे जा चुके हैं, है ना. देखो छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है. यही सब क्वेश्चंस मेडिकल में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते. नेक्स्ट पॉइंट. थैलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन chlorophyll A and B molecule. Thylakoid membrane contain chlorophyll A and B molecule, which are responsible for Sir, please repeat this point. Thylakoid membrane contain chlorophyll A and B molecule, which are responsible for photosynthesis, light rays, which are responsible for photosynthesis, light reaction. अब लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट की प्रेजेंस में होती है, वाटर इसमें स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, और ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहूंगा. हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा रहूंगा? रेस्पिरेशन पढ़ा रहूंगा. दोनों स्ट्रक्चर. लेकिन जनरली मैंने देखा है बच्चों को याद रहते नहीं. मैं दोबारा जब पूछूंगा, ठीक है, याद रखिएगा. मैं दोबारा फिर से पूछूंगा, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ. ठीक है, बोलो भाई. क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया सबको? इनफैक्ट प्लास्टिड समझ में आ गया सभी? प्लास्टिड क्लियर है? ठीक है, ओके, यस सर क्लियर है. ग्रेट ग्रेट. तो चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं किस पे? प्लास्टिड हो गया अपना, है ना. एनसीईआरटी साथ में रखिए. और आगे है हमारा राइबोसोम्स, है ना. तो पहले मैं आपको राइबोसोम्स बता देता हूँ और फिर राइबोसोम्स के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी माइक्रोबॉडी, है ना. राइबोसोम पहले आपको पढ़ाया जाए. तो राइबोसोम्स क्या होते हैं सबको पता होगा. दे आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनेल. क्या काम होता है इनका, राइबोसोम्स का? हु इज गोइंग टू टेल मी? बोलो भाई. Protein synthesis. शाबाश, वेरी गुड. प्रोटीन अब होते हैं, यही इनका काम है. तो राइबोसोम आपको बताया है. वेट, डायग्राम पहले देखो आपको. वन से तो मैं आपको राइबोसोम का पहले स्ट्रक्चर दिखा, है ना. फिर उसके बाद 12th में भी हमको जरूरत पड़ती है राइबोसोम की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। Sir, do chloroplasts contain ribosomes? Chloroplasts contain ribosome, yes they do contain, like सेम वैसे जैसे मतलब ये एक्चुअली माना जाता है, चलो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा है ना, मैं बता ही देता हूँ। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो राइबोसोम्स और सॉरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ना, तो माना जाता है कि प्रीवियसली ऐसा रहा होगा, साइंटिस्टों का ये मानना है कि ऐसा रहा होगा कि जो एक एरोबिक सेल रही होगी, एरोबिक प्रोकैरियोट रहा होगा, है ना? तो वो एरोबिक प्रोकैरियोट जा करके किसी सेल के यूकेरियोटिक सेल के अंदर चला गया होगा और वो जा करके कन्वर्ट हो गया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक एनारोबिक प्रोकैरियोट रहा होगा, वो किसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर चला गया और वो जाकर के फ्यूचर कोर्स में कन्वर्ट हो गया, जाकर के इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा माना जाता है ना? तो ये एक थ्योरी है, तो थ्योरी ये कहती है कि किस तरह से इनकी सेंसिस, किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसलिए ऑलमोस्ट मैच करते हैं दोनों, इसीलिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया से मैच करते हैं, ठीक है? दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है, दोनों के अंदर ये पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। लेकिन जो राइबोसोम का साइज होता है, दोनों के राइबोसोम का साइज, वो भी बैक्टीरिया के राइबोसोम के साइज से मैच करता है। बैक्टीरिया में कितना था राइबोसोम का साइज? बोलो भाई, कितना था बैक्टीरिया में? भूल गए सब? 70s. वेरी गुड, 70s टाइप। देखो ये राइबोसोम का साइज, ये राइबोसोम है ना। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब, ठीक है? अब देखो राइबोसोम्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि राइबोसोम्स काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में, किसमें? प्रोकैरियोट्स में भी, है ना, पढ़ा था ना हमने, मतलब बैक्टीरिया में भी तो, और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स होती है, तो प्रोकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट होती है ना, तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम कितने होते हैं? 70s टाइप। एस का क्या मतलब होता है? Sweetberg. वेरी गुड, चलो याद है, लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट का साइज होता है, ये होता है भाई साहब कितना? 50s। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कितनी होती है? 30s। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें लार्ज सब यूनिट कितनी बड़ी होती है? 60s. वेरी गुड, 60s। और स्मॉल? 40s. 40s, ठीक है। इसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे मत लगाना, स्वेडबर्ग मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट है ना, इसका साइज से, इसका मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट, ठीक है? क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर एक डायग्राम और दिखाता हूँ। अच्छा एक बात और बता दूं, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो ये दोनों आकर के आपस में जुड़ जाती है, अदरवाइज जब तक प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने वाली होती है तब तक क्या होता है, ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती है। एक और बात, ये दोनों सब यूनिट जुड़ती किससे है? तो यहाँ पर दोनों सब यूनिट के बीच में कुछ बॉन्ड बनते हैं, ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से दोनों आकर के आपस में अटैच हो जाती है। इसको कहते क्या है, कौन बताएगा? दोनों सब यूनिट ये मैग्नीशियम ब्रिज से अटैच होती है, मैग्नीशियम ब्रिज से, मैग्नीशियम ब्रिज बोलते हैं। तो मैग्नीशियम से दो मैग्नीशियम आयन होते हैं, उनसे अटैच होती है और इसको हम लोग मैग्नीशियम ब्रिज को। क्लियर है भाई? Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, एक डायग्राम और दिखाऊंगा। देखो करता कैसे काम, क्या काम करता राइबोसोम, थोड़ा समझना, ज्यादा नहीं पूछना, ठीक है? बाकी 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगे बात, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, ये पढ़ाएंगे हम लोग, 12th में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, राइबोसोम के बीच में आकर के इस तरह से आरएनए मैसेज लेकर के आता है कि भाई प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए एमआरएनए को भेजता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये कहाँ से आया? ये मैसेज लेके आया है डीएनए से। तो डीएनए ने भेजा किसको?
एमआरएनए को। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए का मैसेज लेकर के आया है। इसको राइबोसोम रीड कर लेता है और रीड करने के बाद ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। इस तरह से राइबोसोम का काम होता है। ठीक है, तो राइबोसोम धीरे धीरे प्रोटीन बनाता है, किसके इंस्ट्रक्शन पे, डीएनए के इंस्ट्रक्शन। समझ आ गया? क्लियर है? Yes, sir. चलो अब नोट करना स्टार्ट करो। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन and Brown. Ribosome were discovered by Robinson and Brown in plant cell and by Pallade in animal cell and by Pallade in animal cell. Next point. Pallade also coined the term ribosome. इसीलिए राइबोसोम को कई बारी पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है ना? पैलेडे also coined term ribosome. That's why they are also called Pallade particle. That's why they are also called Pallade particle. Next point. Ribosomes are made up of two subunit, smaller and larger one. Ribosomes are made up of two subunit, smaller and larger one. Full stop. Both of the subunit require magnesium ion. Both of the subunit require magnesium ion for binding. Both of the subunit require magnesium ion for binding. Full stop. These bonds are also called magnesium bridge. These bonds are also called magnesium bridge. Next point. They are called factory of protein. They are called factory of protein because they synthesize protein on the instruction of DNA. Next point. Ribosomes are found in all cells except, बताओ किसमें नहीं पाए जाते? जल्दी बताओ। मैं बता देता हूँ, हमारी बॉडी में सेल पाई जाती है इसमें राइबोसोम नहीं। कौन बताएगा? हिबा बोलो भाई। मेराज, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है जिसमें राइबोसोम नहीं पाई जाती? बताओ। ये प्रोकैरियोट तक में पाया जाता है। आरएनए। हाँ, कौन सी? आरएनए। क्या फॉरेन? कौन सी ऐसी सेल है हमारी बॉडी में जिसमें नहीं पाई जाती? RBCs. वेरी गुड, एक्सीलेंट। आरबीसी में नहीं पाए जाते। ठीक है, एक्सेप्ट आरबीसी। अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन है। और क्या काम करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम पढ़ ही चुके हैं कैसे कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे काम करते हैं। एस स्टैंड फॉर श्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, ये बता ही चुका हूँ। लार्जर स्मॉल सबयूनिट किससे मिलकर बनी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग इज साइटोस्केलेटन। कोई बता सकता है व्हाट इज साइटोस्केलेटन एग्जैक्टली, है क्या चीज है? कोई बताएगा व्हाट इज साइटोस्केलेटन? एनीवन ऑफ यू, कम ऑन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? तो हेडिंग डालेंगे भाई साइटोस्केलेटन। साइटो मीन साइटोप्लाज्म। जो शेप फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, आप जब बिल्डिंग बनाते हो ना, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, आप जब देखते हो आपका घर बनता है, तो घर में जब दीवारें बनती तो दीवालों के बीच में कुछ रॉड्स पड़े होते हैं, लोहे के आयरन रॉड्स पड़े होते हैं, है ना, पतली पतली पड़े होते हैं ना, है ना, आयरन के पतले पतले रॉड्स पड़े होते हैं। फिर क्या होता है, कई बारी घर की दीवार काफी, घर की फ्लोर काफी ऊपर वाली जो अपर जो रूफ होती है वो काफी लंबी होती है, तो बीच बीच में पिलर भी पड़े होते हैं, है ना, राइट। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एंगल्स लगे होते हैं, कुछ पिलर लगे होते हैं बीच में, या फिर पाइप लगा दिए जाते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, वो उस पूरे स्ट्रक्चर को फर्म बनाते हैं, शेप देने का काम करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। तो किसी भी घर में जितने भी ये रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, पिलर जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जितने भी पाइप जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, या ऊपर फ्लोर में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, वो सब घर के साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ पतली पतली प्रोटीन की बनी हुई रॉड्स, जो सेल को फर्म बनाने का काम करती है, मजबूत बनाने का काम करती है। इसी तरह से हम जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, और सेलुलोज में सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रेल्स पड़ी होती है, तो वो वॉल को मजबूत बनाने का काम करती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी भी सेल को मजबूत बनाने का काम करे, है ना, उसको शेप देने का काम करे, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने, अब सेल स्क्वायरिश है तो स्क्वायरिश बनी रहेगी, सर्कुलर है तो सर्कुलर ही बनी होती है, हर सेल अपने शेप को मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेन रखती है इनफैक्ट। ये फंक्शन कौन करता है? साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन में क्या क्या चीजें आती, सिलिया आते हैं, फ्लैजिला आते हैं, सेंट्रियोल्स आती हैं, है ना, तो ये चीजें सेल के साइटोस्केलेटन में आती है, ठीक है। चलो, तो सेल साइटोस्केलेटन में तो नोट करेंगे, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर occur only in eukaryotic cell. Cytoskeleton structure occur only in eukaryotic cell. They are made up of microtubules and microfilament. They are made up of microtubules and microfilament. अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इफ आई है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एक सेकंड, माइक्रोट्यूब्यूल, जस्ट अ मिनट, मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखाता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं।
देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, पाइप है जो पतली पतली प्रोटीन से बनी होती है। अब हम लोग थोड़ा सा सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, सॉरी वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको ये एक्चुअली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इससे ये एक्चुअली ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल बनी। इस तरह के फिलामेंट्स को हम इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसको हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये माइक्रोफिलामेंट है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। इस तरह के रॉड जैसे इसका स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? मैंने बताया ना, इसका काम सिर्फ सपोर्ट करना है, सेल को शेप देना, सपोर्ट देना। अब दोबारा जो मतलब एक्टिन और मायोसिन का क्या काम होता है ये तो मैं बताऊंगा, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में काम करते हैं, वो हमारी मसल्स को स्लाइड करने में हेल्प करते हैं, है ना, और उसको स्ट्रक्चर उसके शेप को भी बनाए रखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये हमारी बॉडी, हमारी सेल्स के अंदर क्या करते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अगर सेल सर्कुलर है, स्क्वायरिश है, जिस शेप की, उस शेप पे मेंटेन बना करके रखते हैं, है ना। दूसरा उसको तो मैंने बताया जैसे आपके घर में वो आपके आयरन रॉड्स पड़े होते हैं जो आपके घर को मजबूत बनाते हैं, आपके कमरे को मजबूत बनाते हैं, उसके शेप को बनाए रखते हैं। उसी तरह से हमारी सेल के शेप को बनाए रखते हैं और उसके शेप को मजबूत बनाए रखते हैं। समझ आया क्या? क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो नोट करो। तो पहले आप हेडिंग डालो माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो अगर चाहो, ये माइक्रोफिलामेंट की है नीचे वाला। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोफिलामेंट, दे आर ultra microscopic, long, narrow, cylindrical rod or protein filament, full stop. They occur in eukaryotic, they occur in eukaryotic plant and animal cell. They occur in eukaryotic plant and animal cell. Full stop. They are made up of actin protein. They are made up of actin protein. हमारी बॉडी में पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है। They are made up of actin protein. ठीक है। They provide the strength, shape. They provide strength and shape, and also help in movement, and also help in movement of organelle. Next, microtubule के ऊपर वाला microtubule. Microtubules are unbranched submicroscopic, unbranched submicroscopic tubule which are made up of tubulin protein, which are made up of tubulin protein. Full stop. They can अच्छा ये बन और बिगड़ सकती है, इनकी एक खासियत होती है। They can undergo quick
association and dissociation. They can undergo quick association and dissociation. Full stop. एक बात और आपको बता दूं, ऐसा कोई भी सेल जो अपने शेप को चेंज कर सकती, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाई जाएगी। तो हमारी बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल किसमें नहीं पाई जाएगी, ये माइक्रोफिलामेंट किसमें नहीं पाई जाएगी, बता सकते हो? जल्दी बताओ, है कोई सेल जिसमें पाई जाएगी? अरे बोलो यार। बोन में सर वो शेप तो जैसे लिगामेंट्स होता है वो। अच्छा, दो घूसे पड़ेंगे सबके। लिगामेंट, बोन है, शेप उनका फिक्स होता है। मैंने बोला ऐसी कौन सी सेल है? सर सर WBC is अपने सेल। राइट यार, डब्ल्यूबीसी तो जो शेप चेंज कर सकती है, तो कहाँ पाए जाएंगे? अमीबा में नहीं पाए जाएंगे। डब्ल्यूबीसी में, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, देखो ये मैंने आपको लॉजिक दिया, समझे ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट दे दिया कि ऐसी कोई भी सेल, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको लॉजिक लगाना है। मैंने कहा कि ऐसी कोई भी सेल अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सर मुझे लगा था सर आपने बोला कि जो शेप नहीं चेंज कर सकते सर। नहीं, जो शेप चेंज कर सकती है। देखो समझो बात को, मैंने आपसे बोला ना कि आपको या मुझको इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए मेडिकल में वो हमको सबको 100% आते हैं। ठीक है, इसकी कोई गारंटी। ठीक है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए मैं भी फंस जाऊं, मुझे भी देखना पड़े, है ना। लेकिन हम लॉजिक लगा करके सब क्वेश्चन में कर लूंगा। वो जो दो जहां अपन फंसेंगे वो हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो अब मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव माइक्रोफिलामेंट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेलुलर साइटोस्केलेटन, है ना। अब ये तो क्वेश्चन बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया, ये याद रखना। सिंपल सी बात है, हम देखेंगे भाई साहब जो शेप नहीं चेंज कर सकती होगी वही मेरा आंसर है ना। राइट, नोट करो। हाँ, दे आर नॉट फाउंड इन स्लाइम मोल्ड। याद आ रहा है, स्लाइम मोल्ड शेप चेंज कर सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड स्लाइम मोल्ड, WBC, they are not found slime molds, WBC and amoeba. Slime molds, WBC and amoeba. ठीक है, तो ये थे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बस थोड़ी चीजें बची हुई, सिलिया, फ्लैजिला और क्रोमोसोम बताऊं, न्यूक्लियस बताऊं। ठीक है, तो आप मुझे याद दिलाओगे कि मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, सिलिया और फ्लैजिला पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बताओ। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। हिबा, सब समझ में आया? Yes, sir. महराज, साची, यस सर, सर समझ में आ गया। सूरत, ऑल क्लियर? So, ठीक है, तो रिवीजन जरूर करते रहिए, है ना, तभी फायदा है पढ़ने का। ठीक है, डिटेल में पढ़ने का तभी फायदा है, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़िएगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, सर जो सर हमने टेस्ट दिया था संडे को, सर उसके मार्क्स कब मिलेंगे? फिर निष्कर्ष जी का आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है? निष्कर्ष जी का? यस सर है। हाँ, उनसे पूछना। एक्चुअली क्या जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वही है ना, तो वही डिजाइन करते हैं हमारे एंड पे कि मतलब टेस्ट कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा। बनाता तो मैं ही हूँ, है ना, हम ही लोग बनाते हैं टीम के साथ मिल करके। ठीक है, तो Okay, sir. उन्होंने चेक करवाया है ना, इवैल्यूएशन पार्ट बताते हैं। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।